हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, फर्स्ट क्लास एवं A1 होंगे। मेरा नाम है अंकित विश्वकर्मा और मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर अंकित कनपुरिया में। और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं एक कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हूँ। मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ है कोलोरेक्टल विद लीवर मेटास्टेटिक पर, और मैं लगभग 2 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 4 फरवरी है और इसे वर्ल्ड कैंसर डे भी बोला जाता है। तो आज कुछ डिस्कशन हो जाता है कैंसर के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर बीमारी इस समय बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके मिलने वाले या आपके करीबी किसी को कैंसर है तो उसको रास्ते भटकने मत दें, उसे जागरूक करें, उसको बताएं, स्वयं जानें कि कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर से डरे नहीं, जागरूक रहें, हौसला रखें और सही जगह सही इलाज करवाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के दौर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ी है, पर अभी भी बायोप्सी, कीमोथेरेपी, सर्जरी आदि इसके उपचार से जुड़ी हुई बातें और इसके आधी अधूरी बातों में कुछ मिथक हैं। और कई दफ़ा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या विशेषज्ञ हैं, उनके अलग अलग राय के बीच सही फैसला करना कठिन होता है। और शुरुआती स्तर में ही रोग पहचान जाएं तो उससे बीमारी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैंसर की। तो आपको मैं बता दूं, कैंसर एक ऐसी रेयर डिसीज़ है, एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है कि जिसके बारे में अगर आपको जानकारी है, पहले से ही होती है, तो ही इससे बचा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है, छोटे छोटे लक्षणों को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बाद में आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 से 10% कैंसर के मामले ही आनुवंशिक होते हैं। बाकी मामले खराब जीवन शैली, गलत खान पान और वातावरण के कारण होते हैं। हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगले 5 सालों में 12% कैंसर के मामलों में उछाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंसर पर कितनी रिसर्च चल रही है। यह कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, इसको हल्के में ना लें और इस बीमारी को वो बहुत अच्छे से जान सकता है जो इससे सर्वाइव है या इस बीमारी को झेल रहा है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कैंसर से कुछ जुड़ी बातें। कैंसर जैसी बीमारी के कारण होने वाली मौतों से बचने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं बात करूँगा, एक तो स्वास्थ्य जीवन शैली के और दूसरा शरीर में कोई भी असमानता, कोई भी डिफरेंस आपको लगता है लगातार बनी हुई है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। मेरा कहने का मतलब है, कैंसर जब प्राइमरी स्टेज में होता है, मतलब कि एक ही ऑर्गन में, पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर होता है, तो उसे संभालना मुश्किल नहीं होता है, संभाला जा सकता है, वहीं तक सीमित रहता है। जैसे कि आपका किसी भी पार्ट में, बॉडी पार्ट में एक ही जगह है, उसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, तो इसका इलाज संभव है। और यही कैंसर जब सेकेंडरी स्टेज में या मेटास्टेटिक होकर बाकी भागों में भी फैल जाता है तो इसका इलाज ट्रीटमेंट
बहुत ही कठिन हो जाता है और जीवन को बचा पाना 90% चांस कम हो जाते हैं। हालांकि जीवन और मरण तो हमारा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का ही दूसरा रूप होता है। भारत में कैंसर के 70 से 80% तीसरी व चौथी स्टेज पर ही सामने आते हैं, क्योंकि इसके लक्षण इतने माइनर से होते हैं कि समझ पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, छोटे छोटे लक्षणों को आप लोग इग्नोर ना करें। कहीं गांठ है, दर्द रहित गांठ है, दर्द होता है, कुछ भी असमानता समझ में आती है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए कहते हैं तो उसकी जांच ज़रूर कराएं और भ्रांतियों से दूर रहें। बात करें इसकी जांच की, तो कैंसर की डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वह आपको बताएंगे आपके लक्षणों के अनुसार कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उनके लक्षणों के अनुसार डॉक्टर को जिस जांच की ज़रूरत होगी वह आपको बताएंगे। अगर एक असामान्य लक्षण लंबे समय तक बना रहता है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई ऐसी स्थिति जो आपकी बॉडी में अलग महसूस होती है और लंबे समय तक बनी रहती है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी है। आपको कैंसर का संदेह होने पर वो आगे की जांच की सलाह देंगे, आपका रिव्यू करेंगे और जो भी जांच होनी होगी आपके डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। इसमें कई तरह की जांचें आती हैं। बात करें अगर इसके टेस्ट की, तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट जांचों में कोई सुई नहीं लगती है, ना ही दूरबीन डाली जाती है। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ मरीज़ लोग डरते हैं कि छेड़खानी या उसमें कट लग जाता है, इससे कैंसर बहुत तेज़ बढ़ता है। उनके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, तो डॉक्टर को जिस टेस्ट की ज़रूरत होगी वही टेस्ट आपको सजेस्ट करेगा। सो प्लीज़ घबराएं नहीं। बात करते हैं टेस्ट की, तो सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव टेस्ट जांचों में कोई सुई नहीं लगती है, ना ही दूरबीन डाली जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई आते हैं। इसमें आपको डॉक्टर देखकर बताएंगे गांठ है या नहीं है। अगर गांठ होगी तो आगे प्रोसीड करेंगे डॉक्टर। और दूसरी जांच होती है इन्वेसिव टेस्ट। इस टेस्ट से भी कुछ लोग डरते हैं, क्योंकि ये सुई लगाने से कैंसर फैल सकता है या गांठ फट सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस टेस्ट में ऊतक, जो आपकी बॉडी पार्ट्स होता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे हम लोग। डॉक्टर्स की लैंग्वेज तो अलग होती है, ये मैं बिल्कुल आपको अपने पेशेंट्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम अ सर्वाइवर पेशेंट। तो दोस्तों, जो हमारे बॉडी पार्ट का टुकड़ा होता है जिसको ऊतक बोलते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते रहे होंगे हम लोग छोटे पर, ऊतक का टुकड़ा या कोशिकाओं के नमूना छोटा सा लेकर उसकी जांच करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी बायोप्सी कराएंगे कि यह कैंसर है या नहीं। अगर है तो ये कौन सा प्रकार का कैंसर है। बायोप्सी की बात करें तो इससे कैंसर की पुष्टि होती है, क्योंकि एमआरआई वगैरह में तो आपको गांठ शो होगी, बस कुछ लक्षण, बहुत ही लाइट से लक्षण दिखेंगे, लेकिन कैंसर का एग्जैक्टली पता तभी चलेगा जब उस गांठ का या उस बॉडी पार्ट के छोटे से टुकड़े की बायोप्सी कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो बायोप्सी एक ऐसी चीज़ है, इसमें ट्यूमर जो होता है, जो ऊपर दिख रहा होता है, जैसे महिलाओं की बात करें तो उनमें स्तन, सबसे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यह कैंसर है, यह कोई महिला कोई पुरुष नहीं देखता है। बीमारी तो बीमारी होती है दोस्तों, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग भी कैंसर होते हैं और
जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ये अमूमन ज़्यादा फैल रहा है इस समय। बायोप्सी में दोस्तों उस गांठ का, उस ट्यूमर के ऊपर का टुकड़ा लेते हैं, जैसे कि स्तन, गर्दन आदि पर है, तो इससे बायोप्सी का टुकड़ा आसानी से लिया जा सकता है क्योंकि ये ओपन पार्ट है। और दूसरी बात आती है एंडोस्कोपी। यह जांच तब होती है जब सीटी स्कैन में ट्यूमर या गांठ शरीर के अंदर के हिस्से में दिखती है, जिसको दूरबीन से डालकर देखा जाता है, और एंडोस्कोपी की मदद से ही बायोप्सी के लिए छोटा सा टुकड़ा लिया जा सकता है। बात करें एंडोस्कोपी की तो दोस्तों यह एक टेक्निकल इक्विपमेंट होता है, मशीन होती है। इसमें दूरबीन लगा होता है, थोड़ा सा कट करने के लिए जो भी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे लगे रहते हैं। लाइट है, कटर है, दूरबीन है। तो यह एंडोस्कोपी सॉरी दोस्तों तो यह एंडोस्कोपी की टेस्ट के लिए यूज होता है। इस एंडोस्कोपी में शरीर के इंटरनल पार्ट्स जो हैं, हमारी सांस नली हो गई, हमारे पेट के कैंसर वगैरह हो गए, इसकी जांच के लिए एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद आता है पेट स्कैन। पेट स्कैन की बात करें दोस्तों तो पेट स्कैन कैंसर की स्टेज का पता लगाता है। इन सब जांचों के बाद ही डॉक्टर उपचार के लिए आगे प्रोसीड करता है। उपचार का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मरीजों और उनके परिवारों को थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत पड़ती है। पेट सीटी स्कैन की बात करें दोस्तों तो इसमें डॉक्टर स्क्रीनिंग के दौरान यह देखते हैं कि जो आपका कैंसर है वह एक ही आर्गन में है या फिर मेटास्टेटिक में चेंज हो चुका है। मेटास्टेटिस बोले दूसरे पार्ट में भी चेंज हो चुका है। यह सारे टेस्ट करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलता है डॉक्टर उपचार के लिए पेशेंट को बताते हैं। उपचार की बात करें दोस्तों तो कैंसर के उपचार भी कई तरह के हैं, क्योंकि आजकल हमारे मेडिकल रिसोर्सेज ने काफ़ी कुछ खोज कर रखी है। उपचार की बात करें कैंसर के तो कैंसर के उपचार के लिए कई थेरेपीज़ उपलब्ध हैं। इनका चयन इस आधार पर किया जाता है कि कैंसर कौन से चरण में है, आपका कैंसर किस स्टेज पर है, मरीज की सेहत और उम्र कैसी है। जिन मरीजों की उम्र 75 से 80 ईयर्स हैं, जो पेशेंट 75 to 80 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके लिए कीमोथेरेपीज़ और रेडिएशन थेरेपीज़ के साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए टारगेट थेरेपी का भी और एक और थेरेपीज़ होती है जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से उपचार करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कई नए और एडवांस ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, बट उनकी एज को ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरी होता है डॉक्टर उसी ट्रीटमेंट का फॉलोअप करते हैं, पेशेंट को बताते हैं, उसी टेस्ट की वही उपचार करेंगे। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, एक एज होती है, पेशेंट अगर ज़्यादा एज का हो जाएगा तो ट्रीटमेंट कैंसर का थोड़ा हार्ड तो होता ही है, आप सभी जानते हैं। तो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू एज जो उपचार सही होगा वही उपचार करेंगे। बात करें सर्जरी की तो कैंसर के इलाज में आज भी सर्जरी ऑपरेशन ही सबसे कारगर उपचार है। बात करें दोस्तों ट्रीटमेंट की तो कैंसर आपका फर्स्ट स्टेज और सेकेंडरी स्टेज मतलब कि पहले और दूसरे चरणों में है तो ट्यूमर को काट के निकाला जा सकता है और उसे इस डिसीज़ को स्टॉप्ड पॉइंट दिया जा सकता है। और यही दोस्तों थर्ड स्टेज की बात करें तो अगर थर्ड स्टेज में स्टार्टिंग में है, मेरा मतलब है दूसरे अंगों में नहीं फैला है, तो भी उसे काफ़ी हद तक कट करके निकाला जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर दूसरे अंगों में फैल चुका है तो उसका सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है
उसके लिए और अदर ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रोबोटिक तकनीक से सर्जरी को पहले की तुलना में आसान और सफल बना दिया गया है। अत्याधुनिक टूल्स और कैमरे की सहायता से ट्यूमर तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। ज़्यादा खून नहीं बहता है। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, ओवरीज कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर तथा गले का कैंसर का उपचार किया जा सकता है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कीमोथेरेपीज़ और टारगेट थेरेपीज़ की। तो बात करते हैं दोस्तों, उपचार तो इसके और भी हैं, लेकिन डॉक्टर को जो पेशेंट के अकॉर्डिंग सजेस्ट रहता है वही करते हैं। इनके उपचार में आते हैं कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और भी कई हैं, प्रोटॉन थेरेपी, बायोलॉजिकल या इम्यूनोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो यह थेरेपी अलग ही महत्व रखती है। इसमें कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को मारने के लिए इम्यून तंत्र, जैसे कोशिका तंत्र होता है ऐसे ही इम्यून तंत्र को स्टिमुलेट किया जाता है। इस उपचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, कैंसर वैक्सीन, साइटोकिन्स ट्रीटमेंट से मरीज को ठीक किया जा सकता है। और इसके बचाव के उपाय भी हैं। हमारे डॉक्टर्स, आयुर्वेदा डॉक्टर्स और शोध कहते हैं कि पौष्टिक खान-पान, एक स्वस्थ हेल्दी पौष्टिक खान-पान, सक्रिय जीवन शैली और नियंत्रित वजन रखकर कैंसर के जोखिम को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वसा, चीनी और लाल मांस, जिसे रेड मीट भी बोलते हैं, का सेवन ना करें दोस्तों। यह बहुत ही हानिकारक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। जितना हो सके वनस्पतियाँ, पादप उत्पाद, कच्ची सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, इनका यूज़ करें। डेली एक्सरसाइज करें। अल्कोहल, धूम्रपान, तम्बाकू को त्याग दें। जी हाँ दोस्तों, आपको तो ये जानकारी तो बहुत पहले ही है कि कैंसर तंबाकू से फैलता है, अल्कोहल से फैलता है, लेकिन ये आज का कैंसर दोस्तों काफ़ी मॉडर्न हो गया है। तो दोस्तों ये मत सोचें कि अल्कोहल और तंबाकू से ही फैलता है। हालांकि तंबाकू, अल्कोहल वगैरह आपको बिल्कुल ही त्याग देना है, छोड़ देना है, इसकी आदत नहीं बनाना है। और तनाव मुक्त रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, तनाव मुक्त रहना है, जो कि आपको सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। परिवार के किसी को सदस्य को, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कैंसर है तो आप अपने फैमिली की रूटीन जांच कुछ समय में कराते रहें। डॉक्टर के कंसल्ट में बने रहें, अंडर फॉलोअप में बने रहें। और दोस्तों ये जो कैंसर की स्थिति होती है, इसको गंभीर होने से रोका भी जा सकता है अगर हम और आप सभी लोग जागरूक रहेंगे। इससे पहले दोस्तों बताएं हम आपको कि वर्ल्ड में कैंसर के मामले जो हैं इस समय बहुत ही इजाफा हुआ है। महिलाओं में कैंसर की बात करें दोस्तों, स्तन कैंसर जो कि लगभग 22 लाख से ऊपर जा रहा है, और लंग कैंसर 22,10,000 क्रॉस अबव है। और कोलन कैंसर, जी हाँ दोस्तों, बात आती है कोलन कैंसर की तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं भी कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट ही हूँ। और हमारे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जी, इन्हें भी कोलन कैंसर की ही बीमारी थी, जो कि आई थिंक 2020 में पास आउट हो गए थे। अंतिम सांस ली थी इन्होंने जब कोविड कॉल चल रहा था। और पेट का कैंसर 10,09,000 के अप्रॉक्सीमेट ये भी कैंसर बहुत फैल रहा है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, यह जानकारी 2020 की है, तो आज के दौर में तो और भी बढ़ा होगा। बात करें दोस्तों कैंसर की,
तो इस समय टॉप 5 कैंसर में सबसे ज़्यादा चल रहा है। महिलाओं में बात करें तो सर्वाइवल कैंसर, स्तन कैंसर, ओरल कैविटी, हेड एंड नेक कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर। वैसे तो कैंसर महिलाओं और जेंट्स के लिए कोई भेदभाव नहीं रखता है, लेकिन पुरुषों में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा कोलोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेट का कैंसर, ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर दोस्तों स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में कोशिकाएं बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से चलती रहती है, प्रॉपर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी आने पर बीमार कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं, जो एक जगह जमा होकर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और यही ट्यूमर कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बॉडी में कोई एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के कुछ स्टार्टिंग लक्षण हैं, इन्हें आप नज़रअंदाज ना करें। कैंसर के कुछ लक्षण बड़े ही सामान्य होते हैं, तो दूसरे रोगों में भी दिखते हैं, इसलिए खुद से किसी नतीजे पर ना पहुँचें। अगर कोई लक्षण लंबे समय तक दिखता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसमें इन लक्षणों में कुछ लक्षण हैं जिनका मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। शरीर के किसी भी भाग में उभार है, एक्स्ट्रा सा या गांठ सी महसूस होती है, किसी पार्ट से ब्लीडिंग होती है, अक्सर आए दिन या लगातार खांसी व गले में खराश बनी रहती है, मल त्यागने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, दिन में कई बार जाना पड़ता है, स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होती है, दिन भर में कई बार जाना पड़ता है, मल त्यागने में उसकी आदतों में बदलाव हो जाता है, मूत्र मार्ग से जुड़ी समस्याएं हैं, निगलने में दिक्कत है, बार बार फीवर बना रहता है, लगातार थकान महसूस होती है, सांस फूलती है। ये सभी लक्षण दोस्तों आपकी बीमारी के हो सकते हैं, कैंसर की बीमारी के, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार यूं ही बना रहेगा। और पेशेंट के तौर पर अगर किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल इज़ वेल।